तुम्हारे नीचे से डिप्लोमेटिक पूरी की पूरी चादर खींच कर ले गया पाकिस्तान और दुनिया में उसने नाम कमा लिया। अल्टीमेटली कांग्रेचुलेशन के मैसेज ईरान से, पाकिस्तान, अपना अमेरिका से और चाइना से उसे प्राप्त हो रहे हैं, भारत को नहीं हो रहे हैं। और हम कहते हैं कि नहीं, हम चुपचाप अपनी कूटनीति, इसे कूटनीति नहीं कहते, इसे कुटिल नीति कहते हैं। अगर कहीं ऐसा हो जाता कि यहां भारत बीच में आ जाता और भारत ने डील करवाई होती, अब तक तो भारतीय मीडिया में गदर बच चुका होता था सुबह से लेकर शाम तक कि भारत की कितनी बड़ी विजय हुई है, आप जानते नहीं है। लेकिन मुसीबत यह है कि उस विजय के ऊपर एक दलाल ने पहले मिट्टी डाल दी थी, क्योंकि भारत दलाली नहीं करता ना, जयशंकर। तो नॉर्वे दलाली करता है सारी जिंदगी, कतर दलाली करता आया है, ओमान दलाली करता आया है। अब जो चाइना ने किया वो दलाली है क्या? और जब मोदी जी यूक्रेन युद्ध में जाके कह रहे थे कि भैया ये युद्ध का नहीं बुद्ध का टाइम है, तो मोदी जी दलाली कर रहे थे क्या उस टाइम? देखिए, एक बात तो बड़ी सिंपल सी है कि हमारा स्ट्रेटेजिक साइलेंस एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर के रूप में कन्वर्ट हो चुका है। पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक एज मिला है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और ये हमें मान भी लेना चाहिए। लेकिन यह है कि हमें पाकिस्तान को भिखारी कहने की आदत हो गई है कि पाकिस्तान क्या, वो तो भिखारी है, पाकिस्तान को पूछता कौन है, वो तो चाइना ने किया है। ठीक है, सब लोगों ने कोशिश की है ना अपनी, ऐसी बात तो नहीं है ना। नहीं, पाकिस्तान तो पोस्टमैन था, चलिए पोस्टमैन था, जो भी था, लेकिन आपकी नजरों में दलाल था वो। तो फिर साथ में ओमान भी दलाल था, इजिप्ट भी दलाल था, फिर साथ में टर्की भी दलाल था, फिर साथ में चाइना भी दलाल था, और रूस भी चाहता था। उसकी भी इनडायरेक्ट भूमिका है, मैं पहले बता दूं लोगों को, बहुत कम लोगों ने इस बात का जिक्र किया है, लेकिन रूस की भी इसमें इनडायरेक्ट भूमिका है और रूस और चीन एक साथ पीछे से आए हैं। ये हुआ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन चीज जो हुई थी वो जिनपिंग और ट्रंप के कम्युनिकेशन के बाद हुई कि जहां पर चीजों को थोड़ा सा सेटलमेंट किया गया, सेटलमेंट करके बनवाया गया। लेकिन हम इस सारी पिक्चर में कहां हैं? हम कहीं भी नहीं है, हम कहीं भी नहीं है। एक्चुअली हम डिप्लोमेटिकली आइसोलेशन में चले गए हैं। स्ट्रेटेजिक साइलेंस इज ए ब्यूटीफुल आइसोलेशन फॉर इंडिया एज फार एज वर्ल्ड डिप्लोमेसी इज कंसर्न। बाकी जितने मर्जी ढोलक मंजीरे लेके गीत गाते रहो, डमरू बजाते रहो, उससे कुछ होता नहीं है। लेकिन विदेश नीति के मामले में जो हमारे फेलियर्स हैं, जो ब्लंडर्स हैं, वो वास्तव में ही हिमालयन ब्लंडर से भी ज्यादा हैं। और इस बात को ईरान भी पहचानता है। हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी मुसीबत है कि सरकार तो इजराइल के साथ खड़ी है, अमेरिका के साथ खड़ी है, लेकिन अधिकतर भारत की जनता ईरान के साथ खड़ी है। और ये इनसे सहन नहीं होता कि ऐसा कैसा हो गया कि दुनिया की भी अधिकतर जनता 800 करोड़ में से ईरान के साथ खड़ी है, वो अमेरिका और इजराइल के साथ नहीं, क्योंकि उन्होंने कत्लेआम किया है, उन्होंने जेनोसाइड किया है, उन्होंने बच्चियों को मारा है। दे आर द वॉर क्रिमिनल्स। और कहते हैं ना कि इस दुनिया में आतंकवादी कौन है? हमास आतंकवादी है या हिजबुल्लाह आतंकवादी है, या फिर वो आतंकवादी है जिसने 20,000 बच्चे गजा में मार दिए, 400 बच्चे बैरूत के अंदर मार दिए? तो वो आतंकवादी नहीं है, वो वॉर क्राइम नहीं है। वो आदमी जो कहता है कि मैं 5,000 साल पुरानी सिविलाइजेशन को एक रात में मिटाकर राख कर दूंगा, क्या ये आतंकवाद नहीं है? क्या लोगों को कहने में शर्म आती होगी, हिचक होती होगी? हमें कहने में शर्म नहीं है कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा देश इजराइल के साथ मिलकर, तो आपके पास आपको फॉलोवर कितने हैं तभी तो विश्वगुरु बनोगे आप। बिना चेले के आप कैसे विश्वगुरु बन गए भाई? चेले आपके पास है नहीं, सारे चेले आपने खत्म कर दिए, तो विश्वगुरु कहाँ के? अकेले बैठे आप सिंहासन जमाए साहब, मैं विश्वगुरु हूं, ना कोई पैर दबाने वाला है, ना कोई चिलम भरने वाला है। इजराइल तो बेसिकली अब पूरी दुनिया ही एक किस्म से तय कर चुकी है, वो बर्बरता का प्रतीक है। जिस ढंग से वो बच्चों की हत्या कर रहा है, महिलाओं की हत्या कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे, आप इस लायक नहीं है कि आप इस दुनिया में रह सकें। और कई देशों ने उनके नेतन्याहू पर, उसके मंत्रियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए हैं कि उनका प्लेन हमारे क्या कहते हैं कि एयर स्पेस पे भी नहीं आ सकता है। तो हम उस क्या कहते हैं कि इंसानियत के दुश्मन को, बर्बरता के प्रतीक को, जेनोसाइडर को हम गले लगाते हैं। तो हमने पक्ष रखा है ना अपना कि हम बर्बरता के साथ में हैं, हम मानवता के साथ में, हम शांति के पक्षधर नहीं, हम उस जेनोसाइडर के पक्षधर हैं एक्चुअली। तो शर्म तो आती है। अगर इसको स्ट्रेटेजिक साइलेंस में, पूरी दुनिया में हमारी साख बहुत कमजोर हो गई है, लोग हमें अब बहुत बुरी नजर से देख रहे हैं। और ये बात कहा जा रहा था कि ईरान की सरकार को गिराना एक लक्ष्य था, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खत्म करना लक्ष्य था, बैलिस्टिक मिसाइल खतरे को कम करना था। इनमें से कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। और उसके बाद नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और ये कहा कि हमें क्या मिला यहां से, हम तो यहां पर वॉर में गए थे जीतने के लिए, लेकिन
हमें कुछ भी नहीं मिला है, और कहते हैं कि अगर मिला है किसी को तो वो ईरान को मिला है, और हमें उसके खिलाफ असफलताएं मिली हैं। लेकिन हमारी जो इमेज को डेंट लगा पूरी दुनिया में, आज लोग हमें जिस मुल्क के रूप में देख रहे हैं, हमारी स्वीकृति कम हो गई है, लोग हमें अपने मुल्कों में आने से मना कर रहे हैं, तो हमें किस रूप में देखा जा रहा है? तो नेतन्याहू के कार्यकाल में इजराइल को आइसोलेशन का सामना करना पड़ रहा है, और जूस के खिलाफ जो नफरत है वो बढ़ी है। ओम सैनी जी, ये इजरायली प्रेस का भी कहना है। एक सेकंड की बात कहना चाहता हूं कि ये स्ट्रेटेजिक जो वायलेंस हुआ है ईरान के साथ में, उसके साथ उस पर ये जो स्ट्रेटेजिक हमारा साइलेंस था, ये बहुत भारी पड़ गया। ये साइलेंस अगर टूट जाता तो वायलेंस नहीं होता, लेकिन साइलेंस बना रहा तो वायलेंस बढ़ता चला गया। जी बिल्कुल। और मैंने अपने प्रोग्राम से अक्सर ये बात की है, खासतौर से ईरान के संदर्भ में, कि बारूद से कभी भी जंग नहीं जीती जाती, जंग जीती जाती जज्बे के साथ में। जिसके पास जज्बा होता है वही जंग जीतता है। और ईरान की हिस्ट्री इस बात का सबूत है कि 5000 साल की, कि उसका जज्बा हमेशा उसको विक्टोरियस बनाकर ले गया। उसने तो मंगोल्स को भी देखा, और उसने अलेक्जेंडर को भी देखा, सिकंदर को भी देखा, ऐसी बात नहीं है, ये उसका इतिहास रहा है। तो वो इस जैसे टटपुंजिया से कैसे हार जाएगा साहब? ये जो एक रात के अंदर पूरी सिविलाइजेशन का अंत करने निकला था। कभी कभी कुछ लोग हास्य के पात्र बन जाते हैं, लेकिन हाँ, मोहम्मद तुगलक का एक और भाई तो पैदा हो गया। कम से कम दुनिया में लोग कहेंगे हाँ, तुगलक साहब दोबारा से पैदा हुए, वो अकेले नहीं थे। अब इस फेहरिस्त में एक दूसरा पागल भी है, और अब तो अमेरिका में लोग उसको इनसेन, पागल, मेंटल, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं कि दिस मैन नीड्स सम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। एक्चुअली मैं अकेला उस फेहरिस्त में नहीं हूं, कि मतलब आप कोई भी जुल्म हो जाए आप बोलोगे नहीं साहब। कमाल की बात है ना। यानी कि हम वो जो मानवता के पुजारी थे, हर जुल्म के खिलाफ खड़े होते थे, आज हम जुल्म के खिलाफ खड़े नहीं हैं, जालिमों के खिलाफ खड़े नहीं हैं, कत्लेआम करने वालों के खिलाफ खड़े नहीं हैं, हम नरसंहारकों के खिलाफ खड़े नहीं हैं, और हम उसे एक रणनीतिक चुप्पी का नाम देके कहते हैं कि ये हमारे देश के हित में नहीं है। यानी कि वो आग जो वहां पर लगी है उसका हमारा कोई लेना देना नहीं है। भाई साहब, 1 करोड़ लोग जो हमारे काम करते हैं उनका लेना देना है ना वहां पर। हर जगह चुप्पी साध के बैठ जाओगे तो फिर आप एक बैक बेंचर हो। फिर आप में और वर्जिन आइलैंड में क्या फर्क हो गया सर? फिर आप में, या क्या कहते हैं कि कोई और छोटा मोटा एक बिल्कुल ईस्ट तिमोर जैसा देश होगा, और आप उसमें क्या फर्क है? अपने आप को महाशक्ति कहते हो, विश्व गुरु कहते हो, आपकी हालत तो विश्व चपड़ासी बनने के लायक भी नहीं है। थोड़ा ब्लंट बोल रहा हूं। से ये कोशिश करता रहा कि उसको यूनाइटेड नेशन में एक परमानेंट सीट मिले, यूएनएससी के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। एक बार हमारे एक मित्र हैं जो अमेरिका में बेस्ड थे, पत्रकार, उन्होंने अमेरिका के एक बहुत बड़े थिंक टैंक के जो चीफ थे वहां पर, उनसे एक प्रश्न किया कि भाई इंडिया इज नॉट गिवन अ परमानेंट सीट व्हेन इंडिया सो बिग। ये बात शायद 2-3 साल पहले की ही है। तो उन्होंने छूटते ही जवाब दिया, डज इंडिया हैव ए व्यू ऑन एनी इशू? डज इंडिया हैव ए व्यू ऑन एनी इशू? ये अपने आप पे कटाक्ष भी था, और ये अपने आप पे वो प्रश्न था कि तुम्हारा किसी चीज पे कोई व्यू है क्या जो तुम्हें सीट मिले? पहला अपना व्यू पॉइंट तो पैदा करो, यानी कि अपनी जड़ तो पैदा करो कि आप कहां पे खड़े हो। जब तक पंडित नेहरू थे तो हमें पता था हम कहां खड़े हैं। हम लेफ्ट के साथ भी नहीं थे, हम राइट के साथ भी नहीं थे, हम एक मध्यम मार्ग थे, हम बुद्धा के मार्ग पे थे, हमें पता था हमारी जमीन कौन सी है। अब हम मध्यम मार्ग में भी नहीं है साहब। अब हम पता नहीं लेफ्ट टू द सेंटर है, राइट टू द सेंटर है, लेफ्ट टू द लेफ्ट है, राइट टू द राइट है, हमें नहीं पता। या कई लोग कहते हैं, फिर से मैं वर्ड यूज करूंगा, वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री। तो जब हमारा कोई पक्ष ही नहीं है साहब, तो फिर हमें परमानेंट सीट क्यों चाहिए? लेकिन हो सकता है कल को ईरान आके कहे मुझे यूएनएससी की सीट चाहिए, क्योंकि दुनिया की चौथी पावर तो मैं हूं 3 के बाद साहब। मैंने सुपर पावर को हराया, और मेरा व्यू पॉइंट जो बहुत स्ट्रांग है, और जिसका व्यू पॉइंट स्ट्रांग होता है उसकी दुनिया इज्जत करती है साहब। अब वो राइट हो रॉन्ग वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल भारत का जो स्ट्रेटेजिक साइलेंस है वो एक ब्लंडर के रूप में निकल के आया है। हम ना घर के ना घाट के। भारत भूषण जी।